दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि सच्चे प्यार को दुनिया सालों तक याद रखती है, लेकिन आज हम आपको जो प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं, वह सच्ची नहीं थी। फिर भी दुनिया उस प्रेम कहानी को याद रखती है। याद रखने की वजह यह थी कि यह प्रेम कहानी डरावनी थी। इतनी डरावनी थी कि इस प्रेम कहानी ने एक पल में 7 खुशहाल जिंदगियां खत्म कर दी। ये कहानी है शबनम और सलीम की, वही शबनम और सलीम जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए इतना डरावना रास्ता चुना, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इस एक घटना ने कुछ दिनों के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाकर रख दिया था। ये कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में विस्तार से सब कुछ जानते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पंचखेड़ी गांव की है। 14 से 15 अप्रैल 2008 के बीच हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। मोहल्ले के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी खामोशी के बीच रात करीब 2 बजे कुछ लोगों को एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर लोगों को लगा कि शायद यह उनका वहम है, लेकिन जब लोगों ने आवाज पर गौर किया तो पता चला कि यह आवाज इस गांव के सबसे अमीर शख्स शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में उनकी काफी इज्जत थी। उनका घर गांव का सबसे आलीशान घर था, जो 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आवाज सुनी तो वे उस घर की तरफ दौड़ पड़े। पास जाकर देखा तो पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम अली चीख रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसीलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम ने घर के अंदर मौजूद लोगों से कहा कि वे अपने पिता के कमरे की तरफ चलें। जब लोग कमरे में गए तो देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े थे। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्से में गए तो वहां भी यही नजारा दिखा। घर का हर व्यक्ति अपनी जगह पर मृत पड़ा था। उस रात एक घर में 8 लोग थे, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी की थी। मृतकों में 55 वर्षीय शौकत अली, 50 वर्षीय शबनम की मां, हाशमी 35 वर्षीय शबनम का बड़ा भाई, अनीश शबनम का छोटा भाई, राशिद शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की सौतेली बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल है। यह मंजर देखने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह किसने किया। इस सवाल का सही जवाब अगर कोई दे सकता था तो वह इस घर की इकलौती जीवित बची शबनम थी। लेकिन शबनम की हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। लोग तब भी शबनम का दर्द समझ सकते थे, क्योंकि उसने एक पल में परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया था। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगा हुआ था। जब लोगों ने देखा कि 7 लोगों की मौत हो गई है, तो आधी रात को स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर पूरा हिल गया। यह खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही राज्य और केंद्र सरकार को इस घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही स्थानीय थाने की टीम मौके पर आती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए मदद के लिए और पुलिस बल मांगा जाता है। अब हालात ऐसे होते हैं कि सूर्योदय से पहले ही पास के गांव बावनखेड़ी के 10वें थाने का पुलिस बल भर जाता है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में जब लोगों ने शबनम से पूरा मामला समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वह छत पर सो रही थी। तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लेकर भाग रहे थे। शबनम के मुताबिक हो सकता है कि वह लोग लुटेरे हों, जो लूट के इरादे से घर में घुसे हों। शबनम के बयान के बाद पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि शौकत अली के घर में लूटपाट करते हुए लुटेरों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। घटना की जानकारी होते ही मायावती तुरंत ऐलान करती हैं कि परिवार में बची एकमात्र शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही यह भी ऐलान किया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के बयान के बावजूद हंगामा शांत नहीं होता, बल्कि विपक्षी दल इसे कानूनी मुद्दा बनाते हुए मायावती को घेरना शुरू कर देते हैं।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मायावती भी खुद को इसका शिकार बनने से नहीं रोक पाती। अगले दिन वह खुद हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती है कि आरोपियों को ढूंढ निकाला जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। चूंकि मायावती ने शबनम के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान पहले ही कर दिया था, इसलिए वह यही मुआवजा देना चाहती थी। हालांकि इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से अनुरोध करते हैं कि पहले सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दें और फिर शबनम को मुआवजा दें। पुलिस अधिकारी के इस अनुरोध पर मायावती सहमत हो जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता इस घटना की जांच शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता सबसे पहले घटनास्थल की ठीक से जांच करते हैं। इसके बाद वह शबनम से इस घटना के बारे में बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी पूछताछ के बाद आरपी गुप्ता सवाल पूछते हैं कि जब घर के सभी लोग मर गए तो शबनम कैसे बच गई। शबनम जवाब देती है कि वह घर की छत पर थी, इसलिए बच गई। लेकिन अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। बिस्तर पर किसी तरह की छाप का ना होना भी जांचकर्ताओं के मन में शबनम को लेकर संदेह पैदा करता है। फिर भी मामला इतना संवेदनशील था कि उन्होंने शबनम के खिलाफ कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और अपनी जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा जाता है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सभी शवों का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में से किसी ने भी किसी भी तरह का संघर्ष नहीं किया था, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इशारा कर रही थी कि गर्दन पर हमले से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या बेहोश थे। इसकी पुष्टि के लिए आगे की जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। बायोप्सी रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जाती है। बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर में जहर के निशान थे। मृतक के शरीर में जहर के निशान मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हत्या से पहले सभी को जहर दिया गया और फिर बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन यह किसने किया, इस सवाल का अगर कोई सही जवाब दे सकता था तो वह थी शबनम, जो घर में अकेली बची थी। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसलिए पुलिस ने सावधानी से अपनी जांच आगे बढ़ाई और सबसे पहले शबनम का कॉल रिकॉर्ड निकाला। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक घटना वाली रात शबनम ने एक नंबर पर 50 बार कॉल की थी। पुलिस ने जब दूसरे नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि उस नंबर का इस्तेमाल सलीम नाम का शख्स कर रहा था। अब सलीम की तलाश शुरू हुई और शबनम की भी जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि एक शख्स छत के रास्ते घर में घुसा था और उसने घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। लेकिन शुरुआती जांच में शबनम का बयान झूठा साबित हुआ, क्योंकि पता चला कि छत पर जाने वाली सीढ़ी अंदर से बंद थी। ऊपर से छत की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार पूरी तरह प्लास्टर की हुई थी। ऐसे में बिना सीढ़ी के 14 फीट की दीवार फांद कर छत पर पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। कुछ लोगों को शक था कि अपराधी बाहर से सीढ़ियां चढ़कर छत पर आया होगा, लेकिन कुछ देर की जांच के बाद इस दावे को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां किसी भी तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं मिला। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो रहा है। अगर पुलिस चाहती तो शबनम से तुरंत सख्ती से निपट सकती थी, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से पहले सबूत जुटाने की कोशिश करती रही। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि पुलिस को एक सूचना दी गई कि अगर इस मामले की सच्चाई जाननी है तो सलीम को उठा लो, सब साफ हो जाएगा। इस मामले में सलीम का नाम सबसे पहले तब आया जब पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल निकलवाई। यह दूसरी बार था जब किसी ने सलीम का नाम लिया था, इसीलिए जांच भी सलीम से ही शुरू होती है। वैसे तो घटना के अगले ही दिन जांच की गई थी, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन जब एक बयान और कॉल डिटेल से कुछ संकेत मिले तो 17 अप्रैल को एक बार फिर सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है, लेकिन जब पुलिस को होश आता है तो सलीम की हालत बिगड़ने लगती है। फिर वह ऐसा सच उगलता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलीम बताता है कि हमने ही वह सारे कत्ल किए हैं। सबूत के तौर पर सलीम पुलिस को वह कुल्हाड़ी देता है जिससे सलीम ने इन लोगों की हत्या की थी। लेकिन सलीम ने ऐसा क्यों किया? जवाब में सलीम बताता है कि उसने यह सब शबनम के कहने पर किया था।
एक बार फिर स्थिति शबनम का नाम आने पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ने जब शबनम को सलीम के दावों के बारे में बताया, तो उसने कहा कि वह सलीम को नहीं जानती और उसने सलीम को कुछ करने के लिए नहीं कहा था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम से पूछा कि जब तुम सलीम को नहीं जानती, तो घटना वाली रात सलीम के नंबर पर इतनी बार कॉल क्यों की? इस सवाल का जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम अभी भी सच मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने शबनम और सलीम का आमना सामना कराने का फैसला किया। यहाँ भी शबनम ने कुछ और ही कहानी बताई। इस पर सलीम ने शबनम से कहा कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। बेहतर होगा कि तुम भी सब कुछ मान लो। सलीम की यह बातें सुनकर शबनम अचानक रोने लगती हैं और फिर आखिरकार वह शरीर में जान डालने वाले सच को स्वीकार कर लेती है। कई घंटों तक शबनम से पूछताछ होती है और फिर पुलिस को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम के प्यार का नतीजा थी। पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। शबनम गांव के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था और एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा भाई एमबीए कर रहा था और नौकरी कर रहा था। शबनम ने खुद अंग्रेजी और भूगोल में डबल एमए किया था। घटना के दौरान शबनम एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। शबनम के घर के ठीक बाहर लकड़ी काटने की मिल थी। इसी मिल में सलीम काम करता था। शबनम जब भी बाहर जाती तो सलीम को देखती रहती। शबनम को हर दिन सलीम पसंद आने लगा और धीरे धीरे वह सलीम से प्यार करने लगी। मौका मिलते ही वह सलीम से अपने प्यार का इजहार करती। सलीम भी उससे कहता कि वह भी उसे पसंद करता है। समय बीतने के साथ शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ बीच में बहुत सी रुकावटें आती हैं। एक तरफ शबनम का परिवार इलाके का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा परिवार था। शबनम ने खुद डबल एमआई किया हुआ था, जबकि सलीम लकड़ी काटने वाली मिल में काम करता था। इसके बावजूद शबनम ने अपने परिवार से बात करने का फैसला किया। वह अपने पिता से कहती है कि वह सलीम से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। शबनम की बातें सुनकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। वह शबनम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शबनम किसी की नहीं सुनती और सलीम से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। कई दिनों तक जिद का यह खेल चलता रहता है। आखिर में जब शबनम को लगता है कि उसका परिवार सलीम से उसकी शादी नहीं होने देगा, तो वह सलीम से मिलती है और प्लान बनाती है कि अगर हम घर के सभी लोगों को मार दें, तो हमारी शादी हो सकती है और हमें अपने पिता की पूरी संपत्ति मिल जाएगी। इसके बाद शबनम और सलीम सभी को जहर देकर मारने का फैसला करते हैं। योजना तय होने के बाद सलीम बाजार जाता है और जहर खरीद कर शबनम को दे देता है। इसके बाद शबनम मौके की तलाश में लग जाती है। 14 अप्रैल 2008 को वह इस घटना को खत्म करने का फैसला करती है। इस दिन शबनम के दोनों भाई घर से बाहर गए हुए थे। शबनम बड़े प्यार से अपने भाइयों को बुलाती है और कहती है कि आज बाहर मत जाओ, बल्कि रात को उसके साथ खाना खाओ। उसकी बहन ने अपने भाइयों को बड़े प्यार से बुलाया ताकि दोनों भाई मना ना करें और घर वापस आ जाएं। रात को शबनम अपनी सौतेली बहन राबिया के साथ खाना बनाती है और सबको बड़े प्यार से खिलाती है। खाने के बाद सब बैठ जाते हैं और शबनम पूछती है कि कौन चाय पिएगा। चाय का नाम सुनकर सब खुशी से कहते हैं कि हम सब चाय पिएंगे। यह सुनकर शबनम रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद वह चुपके से सलीम द्वारा दिया गया जहर चाय में मिला देती है और परिवार के सभी लोगों को दे देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और जहर के असर की वजह से सभी एकदम चुप हो जाते हैं। शायद तब तक सभी की मौत हो चुकी की थी, लेकिन शबनम संतुष्ट नहीं होती और वह तुरंत अपने प्रेमी सलीम को फोन करके कहती है कि वह सभी को कुल्हाड़ी से मार डाले ताकि यह डकैती बन जाए। शबनम के आदेश के बाद शबनम और सलीम एक एक करके सभी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं। 6 लोगों को मौत की नींद सुनाने के बाद सलीम चुपके से शबनम के घर से निकल जाता है। कुछ ही मिनट बीते थे कि शबनम ने सलीम को फिर से फोन किया। शबनम ने उसे वापस आने के लिए कहा, क्योंकि उसका भतीजा अर्श अब भी जिंदा है, जो सिर्फ 10 महीने का था। सलीम ने उससे कहा कि वह वापस नहीं आएगा और उसे मार देना चाहिए। इसके बाद शबनम ने फोन रख दिया
और अपने 10 महीने के भतीजे का गला घोंट दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। शबनम का केस साफ होने के बाद शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पर हत्या और कई अन्य आरोप लगाए जाते हैं। मामले की सुनवाई जिला अदालत में होती है। लंबी सुनवाई के बाद शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले का समर्थन करता है। अदालतों से शबनम और सलीम को राहत न मिलने पर शबनम राष्ट्रपति से लेकर यूपी के राज्यपाल तक दया याचिका दायर करती है, लेकिन शबनम को कहीं से राहत नहीं मिलती। 2021 में सभी जगहों से दया याचिका हटने के बाद ऐसा लगा कि आजाद भारत के इतिहास में शबनम पहली महिला होगी, क्योंकि जेल में उसे फांसी पर लटकाने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर शबनम ने एक बार फिर दया की गुहार लगाई और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सामने दया याचिका दायर की, जिसे राज्यपाल ने यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया। सरकार ने अभी तक शबनम की याचिका पर कोई फैसला फला नहीं लिया है। इस वजह से शबनम अभी भी रामपुर की जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रही है, जबकि शबनम का प्रेमी सलीम प्रयागराज की नैनी जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा 2008 में हुआ, जब शबनम को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में पता चला कि शबनम 2 महीने की गर्भवती है। दरअसल जब शबनम और सलीम का प्यार 7वें आसमान पर था, तब उन्हें शारीरिक संबंध भी बनाए थे। जेल में रहने के दौरान शबनम एक बेटे को जन्म देती है। 6 साल तक शबनम का बेटा जेल में रहता है। बाद शबनम के कॉलेज के दिनों का दोस्त सैफी शबनम के बेटे को गोद ले लेता है। दरअसल सैफी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां शबनम पढ़ती थी। सैफी के मुताबिक शबनम अक्सर कॉलेज में बच्चों की मदद करती थी। एक बार सैफी के पास भी पैसे नहीं थे और उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी कि सैफी को पता था कि शबनम सबकी मदद करती है। इसी उम्मीद में उसने शबनम से मदद मांगी और शबनम ने उसकी फीस भरी। इस एहसान को चुकाने के लिए सैफी ने शबनम के बेटे को गोद ले लिया और आज भी सैफी शबनम के बेटे को अपने बच्चों की तरह पाल रहा है। फिलहाल शबनम का बेटा 15 साल का है। शबनम के बेटे ने सरकार से मां की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील भी की है। अब देखते हैं कि सरकार और कोर्ट आने वाले समय में शबनम के मामले में क्या फैसला सुनाती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।